आईसीबीएन के बारे में पढ़ रहे थे और आईसीबीएन में हम लोगों ने देख लिया था कि जो आईसीबीएन है वो कलेक्शन ऑफ रूल्स और रूल्स है किसके लिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स के लिए। और एनिमल्स में हम लोग ने देख लिया था ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो आईसीबीएन के बारे में हम लोग और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि आईसीबीएन जो है इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये कलेक्शन ऑफ रूल्स है इसलिए प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग जाएं तो आईसीबीएन जो सबसे पहले प्रपोज करने वाले व्यक्ति थे वॉज प्रपोज्ड बाय, 3 व्यक्ति थे। इसी तरह से हम लोग माइन्यूट स्टडी करके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग कोई भी एरिया को छोड़ने वाले नहीं है। ठीक, तो इसको सबसे पहले जिन्होंने प्रपोज किया था उन व्यक्तियों के नाम थे, 3 व्यक्ति थे, एक ग्रीन, एक स्पैरेगी और एक थे आपके हिचकॉक। तो ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने आईसीबीएन को सबसे पहले प्रपोज किया और जो ईयर था वो अराउंड 1930 था। ठीक, अब इसमें रूल्स लिखे हुए हैं कि हम साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स कैसे रखें, कैसे डिजाइन करें नॉमेनक्लेचर करने के लिए। वो एकदम ही सिंपल है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक एग्जांपल बताऊंगा, आपको जितना भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ, 12th इंटरनेशनल कांग्रेस में इस आईसीबीएन का रिवीजन हुआ और इस आईसीबीएन को रिवाइज्ड किया गया। और कहने का मतलब है जिस प्रकार से बुक के अलग अलग एडिशंस आते हैं उसी प्रकार से इस आईसीबीएन में भी रिवीजन हुआ और रिवाइज होकर के ये 1975 में यह रिवाइज हो गया। तो 12th कांग्रेस मीट लेनिनग्रेड में इसको रिवाइज करके 1975 में लेकर के हमारे पास आईसीबीएन को ले आए। इसका मतलब क्या है, इस रिवीजन के बाद आईसीबीएन जो है वो 2 बार पब्लिश हो गया। एक था जो सबसे पहले एक्सेप्ट हुआ था, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आईसीबीएन जो है वो फर्स्ट एक्सेप्टेड हुआ 1961 में। सेकेंड बार वो रिपब्लिश हुआ 1975 में। इस कारण से आईसीबीएन का पब्लिकेशन 2 ईयर को माना गया, 1961 और 1975 में। ठीक, अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इस आईसीबीएन में कौन कौन से रूल्स हैं जो नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स के लिए वैलिड होंगे। एनिमल्स के भी साथ साथ कोशिश करने की, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो बाइनोमियल सिस्टम, बाई मतलब 2, याद है मैंने बाइनोमियल सिस्टम के बाद कही थी कि उसकी हिस्ट्री की बात हम लोग कर लिए थे। तो अब बाइनोमियल सिस्टम में वो जो बाइनोमियल की बात आई उस 2 और नॉमियल को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग साथ साथ मेन रूल्स ऑफ आईसीबीएन देखेंगे और बाइनोमियल सिस्टम किस तरह से एग्जीक्यूशन पे आया और किस तरह से हम लोग बाइनोमियल सिस्टम को समझ पाएंगे, ये अभी हमको समझ में आ जाएगा। इसको किसने दिया था, किस बुक में डिस्क्रिप्शन किया था, किसको प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी बोलते हैं,
है ना, ICBN एक बॉडी बना, उसको क्या बोलते हैं, उसी को कंटिन्यू करते करते हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट की बात करूं तो ICBN के अकॉर्डिंग किसी भी प्लांट्स के दो नाम हो, दो किसी भी कहने का अर्थ यह है कि कोई भी प्लांट है, अभी ICBN पढ़ रहे हैं ना, कोई भी प्लांट है उसके पास या कोई भी स्पीशीज है उसके दो नाम रहेंगे। मतलब उसका जो नाम है, कहने का अर्थ समझिए कि एक प्लांट का नाम है उसमें दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। एक है आपका जेनेरा, दूसरा है आपका स्पीशीज एपिथेट। क्या क्या बोला कि कोई भी स्पीशीज प्रेजेंट हो उसके दो पार्ट होंगे, एक होगा आपका उसका जेनेरा, दूसरा होगा उसका स्पीशीज एपिथेट। अब कई लोग जो नए होंगे, जस्ट 10 से 11 की तरफ आए तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, अभी आप लोग समझ जाएंगे, मैं अपने नाम के अनुसार इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम, कोई भी स्पीशीज हो उसके दो, देखो बाई मतलब टू, नोमियल मतलब नेम, टू नेम्स रहेंगे। ठीक, एक होगा आपका कहलाएगा जेनेरिक नेम, जिसको मैं जेनेरा बोल रहा था, और दूसरा आपका कहलाएगा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज एपिथेट भी लिखा हुआ रहता है, इसको आप लोग स्पेसिफिक एपिथेट लिख सकते हैं। तो कोई भी स्पीशीज है उसके दो नेम्स रहेंगे, एक जेनेरिक नेम और एक स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज एपिथेट भी बोला जाता है। ठीक, अभी मैं और कैटेगरीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, धीरे से हम लोग कैटेगरीज की तरफ आएंगे। जेनेरिक नेम की बात करें, ये नेम ऑफ जीनस को डिनोट करेगा। ठीक, और स्पीशीज एपिथेट जो है वह किसको डोनेट करेगा, स्पीशीज को डोनेट करेगा। कहने का मतलब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरा ही नाम ले लेते हैं, जैसे कि मेरा नाम है सृजल शर्मा। अब आप देखिए कि मेरा जो जेनेरिक नेम होगा वो शर्मा होगा, और इस शर्मा वाले ग्रुप में मैं जो स्पीशीज हूं वो क्या है, सृजल। आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी स्पीशीज के दो नेम है, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक स्पीशीज नेम या स्पीशीज एपिथेट भी बोल सकते हो। ठीक, तो स्पीशीज को डोनेट करने वाला स्पेसिफिक एपिथेट और जेनेरा को डिनोट करने वाला या जीनस को डोनेट करने वाला जेनेरिक नेम। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं देखूं एग्जांपल के तौर पे मैं ले सकता हूं, एग्जांपल के तौर पे मैं पोटैटो का नेम देखूं, साइंटिफिक नेम, तो ये होगा सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक, तो सोलेनम ट्यूबरोसम जो है वह पोटैटो का साइंटिफिक नेम होगा अकॉर्डिंग टू बायोनोमियल सिस्टम। इसके दो हिस्से, एक जेनेरिक नेम सोलेनम, ट्यूबरोसम उसका स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज। समझ पा रहे? अब इसको भी लिखने के कुछ और नियम दे दिए गए। क्या दिए, देखते जाइए। सेकंड रूल यह था कि जो जेनेरिक नेम लिखा रहेगा वो उसका जो फर्स्ट लेटर है, जेनेरिक नेम का या जीनस का जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल लेटर रहेगा। इस कारण से आप इस सोलेनम में देख सकते हो जो मैं एस लिखा हूं वो कैपिटल लेटर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि
प्लांट नॉमेनक्लेचर में जो जेनेरिक नेम है वो उसका जो फर्स्ट लेटर है इट विल बी कैपिटल। ये देख लीजिए, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक। सेकंड स्पीशीज जो नेम दिया गया है उसमें जो लेटर रहेगा वो स्मॉल लेटर रहेगा, फर्स्ट लेटर। तो ये ट्यूबरोसम आपका स्पीशीज वाला हिस्सा हुआ, इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर है। तो स्पीशीज जो है वो फर्स्ट लेटर जो है स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपकी 2 रूल हुई। थर्ड रूल में यह बोला गया कि जो जेनेरिक नेम है और स्पेसिफिक एपिथेट है, जो जेनेरिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट है ये 3 वर्ड से कम नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है 3 वर्ड बोलना सही नहीं है, 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए। 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए और 12 लेटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो? आगे मैं पॉइंट लिख के बताऊं आपको। थर्ड पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट must not be less than 3 letters and more than 12 letters। तो 3 लेटर्स से कम भी नहीं होना चाहिए और 12 लेटर से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये आपका तीसरा नियम। पहला क्या बोला गया कि कोई भी स्पीशीज है उसके टोटल उसके 2 नेम हो सकते हैं, एक आपका जेनेरिक नेम, एक आपका स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज। दूसरा क्या बोला गया कि जेनेरिक नेम जो है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा और स्पेसिफिक एपिथेट में स्मॉल लेटर फर्स्ट लेटर होगा। उसके बाद बोला गया कि जेनेरिक नेम जो है वो 3 लेटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों की बात की है, वो 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए और 12 लेटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये बात हमारी हो गई। चलिए ठीक, एक एक्सेप्शन आप हमको देखने को मिलता है, वो एक ब्रायोफाइट है जिसका नाम है रिशिया। फिलहाल आपको ब्रायोफाइट पता नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। वो है रिशिया पैथनकोटेंसिस। इसमें आप इन लेटर्स को गिनेंगे तो ये 12 लेटर से ज्यादा हो रहे हैं, लगभग 14 लेटर्स आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 लेटर से ये 12 लेटर से ज्यादा आ रहे हैं। तो 3 लेटर से कम का प्रावधान है, 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए और 12 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 12 लेटर से ज्यादा होगा, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसको आप ध्यान पे रखे रहेंगे। नॉर्मली अगर मैं मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीफेरा इंडिका।
तो मैग्नीफेरा इसका जीनस हो गया और स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज इसका इंडिका हो गया। तो जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल लेटर है जो कि बिल्कुल ही नियम के अनुसार चल रहा है और किसका, जेनेरिक नेम का, है ना। और स्पीशीज में जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर होना चाहिए, इस वजह से ये भी नियम को फॉलो कर रहा है। और 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए, देखो आप देख सकते 3 लेटर से ज़्यादा है, और 12 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मैंगो का साइंटिफिक नेम आपके सामने रहा। तो ये 3 पॉइंट्स आपको कवर करते हुए लेंथ की बात हुई, पहले कि बाइनोमियल सिस्टम किसको बोल रहे हैं इसकी बात हुई, उसके बाद फिर हम देख पा रहे हैं कि कैपिटल लेटर्स लेटर वाइज किस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक, हाँ, एक पॉइंट हमारे पास रह गया जो नेक्स्ट होगा वो है कि जेनेरिक नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा और स्पेसिफिक एपिथेट जो है उसका जो फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होना चाहिए। लेकिन अगर स्पीशीज किसी पर्सन के नाम पे रहे, किसी व्यक्ति के नाम पे रहे, तब उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर हो सकता है। यहां पे लिख सकते हैं आप 4th पॉइंट, इफ स्पेसिफिक एपिथेट denotes the name of person then its first letter will be capital। देखो यहां पे एक्सेप्शन वाली बात आ गई, तो आपको स्टेटमेंट वाइज पूछे जैसे एम्स में पहले क्वेश्चन आता था, है ना, तो आप असर्शन रीजन में भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। एक टेरिडोफाइट है जिसका नाम है आइसोइटीस, आगे हम लोग डायवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो आइसोइटीस में जो स्पीशीज है वो एक पर्सन के नाम पे है जिसको अपन लोग बोलते हैं आइसोइटीस पंटाई, सभी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक पर्सन का नाम है, इस कारण इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्पीशीज है क्या वो पर्सन के नाम पे है कि नहीं है। अगर है तो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, और अगर नहीं है तो फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉल। स्पेसिफिक एपिथेट आप लोगों के सामने। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके नीचे ही लिख लेता हूं कि जब हम इसको हैंड रिटन लिख रहे हैं फ्री हैंड राइटिंग में, या फिर हम इसको टाइप कर रहे हैं, जब हम इसको टाइप्ड फॉर्म पे रख रहे हैं या फिर हैंड रिटन लिख रहे हैं, तब जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों ही सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। नोट करके लिख लेना कि दोनों ही सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए, दोनों एक साथ अंडरलाइन नहीं होंगे। अंडरलाइन होने चाहिए लेकिन सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। जैसे कि मैंगो का मैं नाम लिख रहा हूं, ये मैग्नीफेरा इंडिका तो मैंने लिखा, आप लोगों ने शुरू से आखिरी तक ध्यान रखा होगा कि जब मैं लिख रहा था तो मैं जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज नेम को मैं दोनों ही सेपरेटली अंडरलाइन कर रहा था। तो सेपरेटली अंडरलाइन कर रहा हूं,
ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कब, जब मैं टाइप कर रहा हूँ, जब मैं हैंड रिटन लिख रहा हूँ, फ्री हैंड राइटिंग में या पेपर पे लिख रहा हूँ। लेकिन जब मैं प्रिंटिंग स्टेट पे रहूँगा, जब मैं प्रिंट करवा लिया उसको और प्रिंट करवा करके रखा हूँ, तब मैं अंडरलाइन नहीं करूँगा। तब जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट इटैलिक्स में होने चाहिए। तो आप कभी भी बुक्स में पढ़ेंगे तो जब भी आप लोगों को साइंटिफिक नेम देखने को मिलेगा तो आपको इटैलिक्स फॉर्म में लिखेगा, लेकिन जब आप लिखेंगे तब आपको जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम दोनों ही सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। जब आप ये कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही ना, आप ध्यान क्या रखना है कि जेनेरिक नेम शुड बी कैपिटल, स्पेसिफिक एपिथेट जो है इट शुड बी इन स्मॉल लेटर। अगर किसी नाम पर्सन के नाम पे नहीं है, अगर किसी पर्सन के नेम पे है देन इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। इस चीज की बात आप ध्यान पे बहुत अच्छे से रखे रहेंगे। ठीक, 5 पॉइंट हो गए। 6वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो 6th पॉइंट यह बोलता है कि अगर आपको डिनोट करवाना है कि इस प्लांट को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था या फिर इस प्लांट को नाम किसने दिया है, तब आप उस साइंटिस्ट का नाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिख सकते हैं। उसका नियम यह होगा कि वो जो साइंटिस्ट का नाम है इट शुड बी रिटन इन स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में, आप पूरा नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। 6th पॉइंट यह बोलता है कि अगर आप मैंगो का नाम लिख रहे हैं, मैग्नीफेरा इंडिका, और इस नाम को जिसने इसको प्रपोज किया है ना, उस साइंटिस्ट का नाम लाइनियस है, तो आप उस साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट फॉर्म में स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिख सकते हैं। तो LIN जो मैंने लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म फॉर लाइनियस है। तो आप लिख सकते हैं कि नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम जिसने प्लांट का नामकरण किया है, नेम ऑफ साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द नेम should be written in short, should be written in short after, should be written in short after specific epithet। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें तो ये साइंटिस्ट की बात हो गई कि हम उसको स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखेंगे शॉर्ट में। अब इस नेम ऑफ साइंटिस्ट को लिखने का भी तरीका हो गया। तो नेम ऑफ साइंटिस्ट जो हमने लिखा है इसको हमको इटैलिक्स में भी नहीं लिखना है और अंडरलाइन भी नहीं करना है। विल नाइदर बी रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में भी नहीं लिखना है, नॉर अंडरलाइंड। तो नेम ऑफ साइंटिस्ट आपको अंडरलाइन भी नहीं करना है और इटैलिक्स में भी नहीं लिखना है। इसका मतलब क्या है, हमको लिखना किस में है? इट शुड बी रिटन इन simple alphabets, it should be written in simple alphabets। देखिए मैंने साथ साथ यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया था तो मैंने गलत किया था। मैंने इसको जानबूझ कर अंडरलाइन किया था ताकि आपको ये पॉइंट बता पाऊँ समझ पा रहे हैं? तो अब मैं इसको मिटा दिया तो आप लोग को ध्यान पे रहेगा, क्योंकि जो हम चीज़ें देखे रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे से ध्यान पे रहते हैं।
तो नेम ऑफ साइंटिस्ट जो है वो इटैलिक्स में भी नहीं लिखे रहना चाहिए और अंडरलाइन भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी रिटन इन सिंपल अल्फाबेट्स. शुड बी रिटन इन सिंपल अल्फाबेट्स या रोमन लेटर्स भी लिख सकते हो. नॉर्मल हम लोग जो सिंपल अल्फाबेट्स यूज करते हैं उसी की बात. नेक्स्ट, कभी कभार क्या होता है कि कुछ साइंटिस्ट ने नाम प्रपोज तो कर दिया, लेकिन आगे जाकर के कुछ साइंटिस्ट उस नाम को गलत ठहरा देते हैं और मतलब अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने रॉन्ग नाम दे दिया था, तो उस साइंटिस्ट ने रिवाइज करके नाम दे दिया नया. तो हमको पुराने नाम वाले को याद रख ना, जिसने पुराना नाम दिया है उसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे और नए नाम वाले को उस ब्रैकेट के बाद लिखेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि एक प्लांट है जिसका नाम है टिसुगा कैनाडेंसिस. इसमें हमको क्या करना है कि इसको सबसे पहले लाइनियस ने दिया था, तो आगे बात जब हुई तो यह पाया गया कि लाइनियस जो है इन्होंने रॉन्ग नाम प्रपोज किया था, तो इसको सुधार करके जिसने दिया वो थे सैलिसबर्गी. तो सैलिसबर्गी ने इस नाम को सुधार दिया. तो जो इसने गलत नेम प्रपोज किया था उसको हम लोग ब्रैकेट में डाल दिए और फिर उसके बाद जिसने करेक्ट नेम दिया उसको आफ्टर द ब्रैकेट लिख दिए. ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं. आप लिख सकते हैं कि इफ एनी साइंटिस्ट हैज प्रपोज्ड द रॉन्ग नेम फॉर द प्लांट्स देन his name should be written in bracket and the person या scientist who discovered who has given the new name for the plants should be written after the bracket. तो ये आपका कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है. तो लाइनियस ने इस प्लांट का नाम, कई लोग बोल रहे होंगे कि भाई इस प्लांट ये नया नाम है कि पुराना नाम है, ये नया नाम होगा. तो लाइनियस ने इस प्लांट का नाम दिया था, लाइनियस ने इस प्लांट का नाम दिया था पाइनस कैनाडेंसिस. पाइनस कैनाडेंसिस. इसको सुधार करके सैलिसबर्गी ने, देखो आप देख लो इस साइंटिस्ट ने मैंने कोई अंडरलाइन नहीं किया ना इटैलिक्स किया है. यहाँ पे भी देख लीजिए आप, इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया है. तो आप बहुत ध्यान से रखेंगे, है ना. और ये जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं ये ग्रीक या लैटिन में ही दे रहेंगे क्योंकि ये डेड लैंग्वेजेस कहलाते हैं. समझ गए. तो ऑल साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन इन ओरिजिन. Scientific names are Latin or Greek in origin. क्यों? क्योंकि ये सब डेड लैंग्वेजेस कहलाते हैं. तो ये जितना इटैलिक्स में लिखने का कारण ही वही है कि हम इसके लैटिन ओरिजिन को बता पाए. इटैलिक्स में लिखने का कारण यही है कि हम इसके किसको, लैटिन ओरिजिन को बता पाए. तो एक लास्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंसेस में और वेरियस स्टेट एग्जाम्स में आ चुके हैं उसको हम लोग देख लेते हैं. ठीक, 10 पॉइंट में हमारा ये रूल्स मैक्सिमली कवर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इसके आगे का प्रोसीड करेंगे. ठीक, एक टर्म आया जिसको अपन लोग बोले टॉटोनिम्स, जिसको टर्म बोले टॉटोनिम्स. इसकी कहानी अपन लोग समझ जाते हैं.
अगर मैं एनिमल ओरिजिन में देखूं, एनिमल्स में देखूं, तो एनिमल्स में जो साइंटिफिक नेम है, जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम दोनों ही एक जैसे ही, मतलब जैसे प्लांट में हमने पढ़ा वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन ऐसा देखा गया कि एनिमल्स में कुछ नाम ऐसे हैं जिसके जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों ही नाम सेम है। समझ में नहीं आया? प्लांट के केस पे देखते हैं। जैसे कि मैंने नाम लिखा मैग्नीफेरा इंडिका, ये मैंगो का नाम है, ये तो हमको पता है, ये नाम मैंगो का है। लेकिन एनिमल्स में कुछ नाम ऐसा देखा गया कि जो जेनेरिक नेम है वैसा ही आपका स्पेसिफिक एपिथेट भी है। इसका मतलब मैंगो का नाम मैग्नीफेरा होना चाहिए था। एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इंडियन कोबरा की बात करूं, इंडियन कोबरा को हम लोग बोलते हैं नाजा। तो आप देख सकते हो कि जो जेनेरिक नेम है वो स्पेसिफिक एपिथेट जैसा ही है, दोनों सिमिलर है। इनको हम लोग बोलेंगे टॉटोनेम्स। लेकिन आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान पे रखना यह है कि स्पेसिफिक एपिथेट और जेनेरिक नेम एनिमल्स में सेम हो सकते हैं या फिर टॉटोनेम्स वैलिड हो सकते हैं एनिमल्स के केस पे, लेकिन प्लांट के केस पे ये टॉटोनेम्स वैलिड नहीं होते। तो प्लांट के नॉमेनक्लेचर में टॉटोनेम्स जो है वो वैलिड नहीं है। तो लिख सकते हैं आप लोग इन प्लांट नॉमेनक्लेचर, इसका मतलब क्या? मैग्नीफेरा मैं नहीं लिख सकता मैंगो। इन प्लांट नॉमेनक्लेचर टॉटोनेम्स आर इनवैलिड, वैलिड नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉटोनेम्स क्या होते हैं पूछा जा चुका है। प्लांट्स में ये वैलिड होते हैं कि नहीं होते ये भी पूछा जा सकता है। और एग्जांपल आप लोगों को लेना है, रैट को अपन लोग रैटस बोलते हैं, रैटस अंडरलाइन पे ध्यान रखेंगे, और ये जिसका नाम है वो रैट। ठीक है, तो ये बात हमारी हुई। अब हम लोग अगले लेक्चर में यह बात करने की कोशिश करेंगे कि जो भी नया प्लांट डिस्कवर हुआ उसको एक ड्राई गार्डन में रखा जाता है, जिसको हम लोग बोला जाता है हार्बेरियम। कि जो भी प्लांट डिस्क्रिप्शन, अगर एक प्लांट का डिस्क्रिप्शन करना है आपको, तो आपको उस ड्राई गार्डन, जिसको अपन हार्बेरियम बोलते हैं, कि हम प्लांट्स को ड्राई करते हैं और हार्बेरियम पे रखे रहते हैं। तो व्हाट इज हार्बेरियम, कितने प्रकार के हम लोग एक्चुअल में उसको टाइप स्पेसिमेन बोलते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल पाएगा। तो हार्बेरियम क्या है, हार्बेरियम में क्या क्या डिस्क्रिप्शन होते हैं, और हार्बेरियम में के अलावा और कौन कौन से टर्म्स है जो प्लांट डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ किए जा सकते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि ICBN के रूल्स किस तरह से होते हैं।